गुड आफ्टरनून। हम लोग आज ईथर का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। चैप्टर होगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे इथेनॉल या अल्कोहल से अल्किन बनाया जाता था बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। अगेन ether can also be prepared by the dehydration of alcohol, but at this time alcohol should be taken in excess amount and the temperature should be kept low. टेम्परेचर लो होना चाहिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 443 केल्विन पर इथेनॉल को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए तो इथिन बनता है। अब हम लोग देखेंगे अगर 413 केल्विन पर अगर ट्रीटमेंट करें तो ईथर बनता है। रिएक्शन है ये इथेनॉल कॉन्क H2SO4 413 केल्विन ईथर विल बी फॉर्म प्लस वाटर मीन्स दैट विल बी डिहाइड्रेटेड। इसका मैकेनिज्म ये है, पहला स्टेप ये है कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है दैट लोन पेयर कंबाइंस विथ प्रोटोन टू फॉर्म द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और सेकेंड स्टेप में क्या है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल indulge itself in the SN2 attack on the protonated alcohol substituted by nuclear reaction कह सकते हैं। लोन पेयर यहाँ आया है इस कार्बन पर और यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हुआ है। तो इस प्रकार से देखते क्या है, एक प्रोटोनेटेड ईथर बना हुआ है और प्रोटोनेटेड ईथर से अगर हम लोग हाइड्रोजन H आयन रिप्लेस कर दे देन वी गेट द ईथर। बट ये रिएक्शन क्या है, इस यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है कि ये जो अल्कोहल है दिस वन अल्कोहल SN2 अटैक होता है। SN2 अटैक का मतलब है कि बिफोर द रिमूवल ऑफ दिस पार्ट दिस अल्कोहल हैज टू अटैक ओवर हियर और हैज टू अप्रोच दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसका मतलब है कि इसके पास को हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। तो कहता है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप अगर उसमें है ईथर में, जैसे अभी फिलहाल हमने डाई इथाइल ईथर बनाया है, डाई मिथाइल ईथर बनाएंगे, इट्स ओके। तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप अगर है तब तो ये मेथड सुटेबल है। अल्काइल ग्रुप अनहिंडर्ड होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, नहीं तो फिर अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस मेथड का ये रिस्ट्रिक्शन है या प्रॉब्लम है, यानी कि सिंपल ईथर बन जाएगा और मिक्स्ड ईथर इस मेथड से बनने में परेशानी है क्योंकि उसमें फिर मिक्सचर ऑफ ईथर्स बन जाएंगे। अब है कि किसी भी प्रकार का ईथर बनाना हो, मिक्स्ड ईथर, सिंपल ईथर, तो विलियमसन सिंथेसिस एक बेटर मेथड है। विलियमसन सिंथेसिस उस पर चर्चा करते हैं। सेकंड मेथड इज विलियमसन सिंथेसिस। नंबर 2 विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि एन अल्कोक्साइड आयन RONA reacts with alkyl halide to form an ether ROR and plus NaX ROR plus NaX। अब यहाँ पर क्या है, ये जो R है, ये वाला R या ये वाला R, ये R it is not necessary that it should be simple और primary type only. It may be substituted, यानी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर का भी हो सकता है। इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये तो खैर आयोनाइज हो जाएगा। ये अल्कोक्साइड आयन अटैक्स ओवर हियर, हेलाइड आयन डिपार्ट्स, हेलाइड आयन डिपार्ट्स। ये जो अटैक करता है इस R पर, इस R का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। तो दिस अल्कोक्साइड आयन अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ अल्काइल हेलाइड थ्रू SN2 मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। हाँ, तो ये कहता है ये प्राइमरी हेलाइड होना चाहिए। ये 1 डिग्री हेलाइड होने से ये रिएक्शन फेवरेबल होता है। 1 डिग्री हेलाइड, बोलो क्यों? अनहिंड्रेड होना चाहिए, क्यों? SN2 मैकेनिज्म में अल्कोक्साइड आयन को यहाँ अप्रोच करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस कार्बन पर के नियर बाय में कोई बल्की ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इवन इफ द अल्कोक्साइड इज बल्की नो प्रॉब्लम। अल्कोक्साइड आयन कितना भी बल्की हो जाए उसे हमें मतलब नहीं है। ONA
बल्क ऑक्साइड आयन कितना भी बल्कि हो जाए, बट यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अप्रोच ये है कि यहाँ से जो लोन पेयर यानी दिस अल्कोक्साइड आयन अप्रोचेज ओवर हियर थ्रू SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म से होता है दिस Br will left and we will be getting CH3 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 and this O combines with this O CH3। इस प्रकार से ईथर बनेगा और NaBr होगा, NaBr का फॉर्मेशन होगा, NaBr का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर कहता है इफ द अल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी और टर्शियरी एलिमिनेशन रिएक्शन में ऑल्सो टेक प्लेस, बट इफ द अल्काइल हेलाइड इज टर्शियरी, अगर अल्काइल हेलाइड टर्शियरी हो जाए तो ईथर नहीं बन सकता, इथीन बन जाएगा। ईथर नहीं बन सकता, इथीन बन जाएगा। उसका भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्यों देखते हैं। सपोज करो कि अल्काइल हेलाइड टर्शियरी नेचर का है, अल्काइल हेलाइड टर्शियरी नेचर का है, अल्काइल हेलाइड टर्शियरी नेचर इस तरह का है, CH3 CH3 Br टर्शियरी नेचर का है, और हमारा ONaCH3 प्राइमरी नेचर का अल्कोक्साइड है। देन हम लोग ये चाह लेंगे कि दिस विल अटैक ओवर हियर कार्बन बिकॉज ब्रोमीन इज ऑलरेडी बल्की ग्रुप, और इसको ये तुरंत डिपार्ट नहीं करेगा। ये अटैक जब करेगा ब्रोमीन विल रिमेन इन ए स्टेट ऑफ अबाउट टू लीव द मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये तो छुड़ा नहीं है, तो इतना जगह कैप्चर करके रखा है कि अल्कोक्साइड को बैक से आना पड़ेगा। बैक से आने के लिए जगह ही नहीं है। 3 मिथाइल बल्की मिथाइल ग्रुप्स आर ऑलरेडी अटैच टू दिस कार्बन, तो नहीं पॉसिबल है कि SN2 मैकेनिज्म से इस पर अटैक हो सके, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। बट अल्कोक्साइड इज ए गुड बेस, तो ये एक बेस की तरह भी काम करता है, एक पावरफुल या स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो यहाँ से क्या करेगा, एक एसिड जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, एंड वी विल बी गेटिंग CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार का एक एल्कीन बन जाएगा, और फिर यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाएगा NaBr, और देन यहाँ का H और वो मिलकर इथेनॉल CH3, इस प्रकार से बन जाएगा कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम देखते क्या है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर नहीं बन जाएगा अगर अल्काइल हेलाइड टर्शियरी नेचर का है। टर्शियरी नेचर का है तो नहीं बन पाएगा ईथर, यानी अल्काइल हेलाइड जो है सिंपल होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए। इवन इन केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ईथर कुछ भी बन जाएगा, बट हमको चॉइस है अल्काइल हेलाइड सिंपल लेना पड़ेगा। अल्कोक्साइड जो है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी जो भी ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी ले सकते हैं, जैसा ईथर चाहिए वैसे ले लेंगे हम लोग। देन कम्स कि अगर हमको फिनॉल से अगर ईथर बनाना हो एनिसॉल टाइप का, जैसे कि फिनॉल है, सो दिस इज योर फिनॉल। सो ट्रीट दिस फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू विल बी गेटिंग सोडियम फिनॉक्साइड ONa सोडियम फिनॉक्साइड। तो एक अल्कोक्साइड आयन विलियमसन सिंथेसिस में चाहिए। और हम लोग ले लेंगे एक तो क्या RX, बट ध्यान रहना चाहिए यह R सिंपल अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से लीव करेगा, और प्रोडक्ट विल बी OR। इस प्रकार से ईथर अगर R का वैल्यू CH3 है तो इसका नाम हम लोग बोल देते हैं एनिसॉल हो गया, एनिसॉल। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं ईथर्स के बनाने के। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम लोग, तो ईथर के बारे में कहा जाता है लिस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, इससे कम रिएक्टिव कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो ईथर में जैसे कि ROR, जैसे कि CH3 OCH3 है, OCH3 है, लॉन पेयर है 2। तो इसमें कहा जाता क्या है कि ये जो CO बॉन्ड इन ईथर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन देयर विल बी पोलैरिटी, बट द पोलैरिटी इज नॉट मच,
बहुत ज़्यादा पोलरिटी नहीं है, पोलरिटी वीक पोलरिटी है, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। रिजल्ट होता है दो ईथर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, बट डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। यानी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का अगर कोई हाइड्रोकार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होगा, बट कोई अल्कोहल हो इसका आइसोमर जो होता है फंक्शनल आइसोमर, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार है इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से अल्कोहल बन जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक नमूना दिया हुआ है तुम्हारे किताब में, एन पेंटेन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 309.1 केल्विन। इथॉक्सी इथेन है, ये तो मिथॉक्सी मीथेन लिख दिया, इथॉक्सी इथेन का है 307.6 और ब्यूटेन 1 वॉल का 390 है, 390। इतना ज़्यादा अल्कोहल का इसलिए बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मिसिबिलिटी की बात करें वो विथ वाटर, मिसिबिलिटी विथ वाटर, तो ईथर में जो लोन पेयर है दो, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक उसी तरह से जैसे अल्कोहल बनाता है। तो कहा इसमें भी ईथर भी, और ईथर्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर लाइक दैट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की तरह ये भी वाटर में मिसिबल होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स पर आते हैं। अगर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ किसमें डिजॉल्व होगा नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा नहीं होगा, उस पर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड्स इन ईथर, जो रिएक्शंस है वो ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड्स इन ईथर। तो CO बॉन्ड टूटने के लिए ड्रेस्टिक कंडीशन चाहिए हाइड्रोजन हेलाइड का। कहता है कि यहाँ पहला ही लाइन किताब में तुम्हारा लिखा होगा, ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जितने फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है ऑर्गेनिक में उसमें ईथर लीस्ट रिएक्टिव है, और CO बॉन्ड के लिए CO बॉन्ड को अगर तोड़ना चाहते हो इसमें हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से लिखे तो भी CO बॉन्ड है ROR, तो CO बॉन्ड दोनों तरफ C और OR मतलब मिथाइल या इथाइल जो भी रहेगा अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो CO बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए ड्रेस्टिक कंडीशन चाहिए, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो कि ROR है, या इसी पे लिख देते हैं ROR है और उसमें HX डाल दिए, HX डाल दिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये अगर इससे बॉन्ड बनाता है इसके साथ तो X भाग जाएगा, ROH अल्कोहल बनेगा और प्लस RX। देन अगेन अभी हम लोग पढ़े अगर HX मेरे पास एक्सेस है तो हम लोग जानते हैं अल्कोहल भी छूटा नहीं रहेगा, अल्कोहल का भी HX के साथ रिएक्शन होता है, then we will be getting another molecule of haloalkane plus one। तो कहता है बशर्ते हमारे पास HX रहना चाहिए बैलेंस, यानी एक्सिस में HX रहना चाहिए, तो इस तरह का हो जाएगा। अब है क्या, ये तो हुआ अल्काइल ईथर। यदि अल्काइल ईथर एलिफेटिक ईथर रहेगा तो इस तरह का रिएक्शन है। अल्काइल एराइल ईथर होगा तब क्या होगा, जरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा है अल्काइल एराइल ईथर हो तब क्या होगा, जिस तरह से एक तरफ एरोमेटिक रिंग हो, एक तरफ एरोमेटिक रिंग हो, O हो और फिर R हो, इसको कहते हैं अल्काइल एराइल ईथर। अब इसमें अगर HX के साथ रिएक्शन करें तो प्रीफरेबली किधर का बॉन्ड टूटेगा, हम लोग जानते हैं इधर अल्काइल ग्रुप की O और अल्काइल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज सिंगल बॉन्ड, और यहाँ का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है जबकि रिंग का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये बॉन्ड छोटा हो गया। एंड मोर ओवर यहाँ पर रिजोनेंस की वजह से थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, सो दिस बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी बॉन्ड टूटना होगा तो इधर का बॉन्ड टूटेगा, यानी H आकर जुटेगा तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, एंड देन RX का फॉर्मेशन होगा, फिनॉल एंड RX का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर कहता है कि ईथर अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का है, ROR डैश है, अब प्लस HX है, हाँ अब अच्छा ठीक रहने दीजिए, ROR अलग है और उसमें HX का रिएक्शन है, तो क्या होगा, तो इस प्रकार से बनेगा RX और प्लस R डैश OH, ये बनेगा।
और इसमें कहता है रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, नेचुरली यहाँ पर H और X में से लोन पेयर यहाँ जब आता है इसके साथ अटैच होने के लिए, तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए। तो आसानी से तभी टूटेगा जब ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड वीक होगा जब बड़ा होगा, ये बॉन्ड बड़ा जब होगा जब लिविंग ग्रुप बड़ा साइज का होगा। यानी HI इज द मोस्ट रिएक्टिव, more reactive than HBr, HBr is more reactive than HCl, HCl is more reactive than HF। ये है order of reactivity, temperature should be high, temperature should be high। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है बुक में, अगर मैकेनिज्म से इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द मैकेनिज्म, तब मैकेनिज्म अगर जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो उस पर भी चर्चा कर देते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसकी चर्चा होगी। तो कहता है कि जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की, मान लो इस तरह का कोई ईथर है CH3O CH2 CH3, इस प्रकार का कोई ईथर है और हम लोग HI के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्शन होता ही है जनरल HCl और HF के साथ संभव नहीं है। हाईली रिएक्टिव जो होगा हैलोजन हैलाइड जैसे HI या HBr और हाई टेम्परेचर पर ही होगा। तो मान लो HI के साथ रिएक्शन होता है इस प्रकार से, तो कहता है ये लोन पेयर यहाँ हाइड्रोजन को अटैच होगा और ये जो है तो बनेगा क्या, CH3 O के साथ अटैच हो गया, ये CH2 CH3 यहाँ प्लस हो गया, I माइनस अलग हो गया, I माइनस डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, अब कहता है स्टेप 1 में तो ही हुआ, स्टेप 1 में ही हुआ। अब स्टेप 2 में कहता है कि ये I माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, ये फिर से इस पर अटैक करेगा। ये जो ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर जो है, ऑक्सोनियम आयन जो स्टेप 1 में बना है उस पर ईथर अटैक करेगा, CH3OH CH2 CH3 प्लस, इस पर अटैक करेगा ये आयोडाइड आयन। चूंकि ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, इसको जहां न्यूक्लियस मिलेगा तो ऑक्सीजन तो बहुत बढ़िया न्यूक्लियस मिला हुआ है इसको, न्यूक्लियस में जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना लोन पेयर लेकर यहाँ अटैक करेगा और ये क्या कहते हैं, अटैक जब करेगा तो ये कहते हैं एसेंट टू अटैक करेगा। इसका मतलब नहीं कि ये अटैक किया और H प्लस भाग गया, ऐसा नहीं है। एक पहले एसेंट टू मतलब साइमल्टेनियसली करेगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि नहीं सॉरी, ये O पर नहीं करेगा, ये C पर करेगा, C पर I डॉट 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 C O प्लस चार्ज H प्लस, और ये जो है CH3 और O के बीच का भी बॉन्ड यहाँ कमजोर पड़ेगा, क्योंकि इस CH3 को I के साथ जुड़ना है एंड देन CH2 CH3। ये इंटरमीडिएट स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। इस तरह का मतलब I का इस अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन इनिशिएटिंग हो गया है और इसका O के साथ बॉन्ड टूटना है, चूंकि अल्काइल हेलाइड बनना है और उधर अल्कोहल बनना है, ये हो गया। और फाइनली फिर ये जब ये बॉन्ड बन जाएगा पूरी तरह से CH3 आएगा तो यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा एंड वी विल बी गेटिंग CH3 CH2 CH3 CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से अल्काइल हेलाइड बनता है। अब है क्या, अगर ये जो अल्कोहल बना है ये भी सुरक्षित नहीं रहेगा अगर HI एक्सेस है, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, अगर एक्सेस है तो फिर एक अल्काइल हेलाइड बनेगा। तो खैर उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब है कि एक बात जरूर है कि अगर अल्काइल कोई एक अल्काइल ग्रुप अगर टर्शियरी है तो हेलाइड भी टर्शियरी हेलाइड बनेगा। अभी देखे हम लोग प्राइमरी हेलाइड बनाया अभी हम लोग देख रहे थे। लेकिन अगर कोई एक ईथर के किसी एक साइड में लेफ्ट या राइट में अगर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है तो टर्शियरी हेलाइड ही बनेगा, टर्शियरी हेलाइड ही बनेगा। लेट अस सी हाउ। बोलता है इस बार मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा। मान लो इस तरह का कोई ईथर है CH3 CH3 O CH3, इस तरह इस तरह का कोई ईथर है, एक तरफ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग HI के साथ करते हैं, HI के साथ
HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, कहता है इस बार जो बनेगा इस तरह का हैलाइड बनेगा, CH3CH3CH3I टर्शियरी हैलाइड और बिफेनॉल बनेगा। क्यों बनेगा उसके पीछे कारण देख लो। कहता है इस बार क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। पहला ये रिएक्शन हम लिख दिया, मैकेनिज्म लिखते हैं। तो क्या पहला काम ये होगा कि इसका ये जो ईथर है इसका पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन HI का H+ इसमें जुड़ेगा तो जुड़ के हो गया CH3CH3CH3O+H और CH3। अगला स्टेप जो होगा यहीं पर से दिखा देता, अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर से बॉन्ड SN1 मैकेनिज्म से ब्रेक होगा इस तरह से, और ये स्लो स्टेप से होगा CH3 यहाँ पर प्लस आयन बन गया और उधर बन गया CH3OH, यानी स्मॉलर ग्रुप का मिथेनॉल यानी अल्कोहल बन गया और टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और जबकि हम लोग जानते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल। अब इसी टर्शियरी कार्बोकेटाइन में -I जुट जाएगा और फाइनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, CH3C CH3 और I टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बातें फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल में इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जाने कि जो बेंजीन रिंग में एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं, बेंजीन रिंग में जो OR ग्रुप लगा हुआ है, OR ग्रुप, इस लॉन पेयर इज इन कंजुगेशन विद द एरोमेटिक सिस्टर रिंग, तो ये होगा रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनेगा, R+, यहाँ पर माइनस हो गया, लॉन पेयर यहाँ आएगा, यहाँ बनेगा ऐसे, दूसरा रिजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, OR+, double bond minus double bond. Now this will shift over here, this will shift over here. OR+, double bond minus, then this minus will shift over here, this will shift over here. Again OR non pair, double bond down. ये 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बताता है कि इसमें 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दिस वन स्ट्रक्चर नंबर, मान लो इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, इसमें 2 3 4 देखने से पता चलता है कि बेंजीन रिंग का ऑर्थो और पारा पोजीशन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस OR ग्रुप। OR ग्रुप यानी अल्कोक्सी ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पारा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हुआ है। इसको कहते हैं कि इसने इस OR ग्रुप ने यानी अल्कोक्सी ग्रुप ने रिंग को एक्टिवेट कर दिया है, और जो भी ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होकर वो एक्टिवेट करता है ऑर्थो और पारा पोजीशन को, उसको ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कहते हैं। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। इससे किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पारा पोजीशन पर आने में सहूलियत होती है, इजी होता है। इसका मतलब इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से, मान लिया जाए किसी हेलोनियम आयन से, यानी हेलोजिनेशन अगर कराया जाए, फ्राइडल क्राफ्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 तरह का होता है, हम लोग पढ़े 11th में, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो तुम्हारे यहाँ सिलेबस में टेक्स्ट बुक में 3 ही तरह का दिया है। तो हेलोजिनेशन से शुरू करते हैं। पहला टाइप हो गया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन तो हेलोजिनेशन अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए इसका एनिसॉल का OCH3 का हेलोजिनेशन करने के लिए कहता है ब्रोमीन चाहिए। हेलोजिनेशन के लिए तो हेलोजन चाहिए, और ब्रोमीन लेंगे इन एसिटिक एसिड, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। तो कहता है कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, जबकि बेंजीन का करते हैं तो हम लोग कोई कैटलिस्ट चाहिए,
एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड या आयरन का ब्रोमाइड वगैरह। तो यहाँ पर क्या होगा, एनिसॉल के विथ रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट एक ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन आएगा और फिर एक पारा पोजीशन पर ब्रोमीन आएगा। ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ब्रोमीन आएगा। इसका नाम होगा, चूंकि एनिसॉल को हम लोग बेस कंपाउंड के रूप में आजकल एक्सेप्ट कर लिया गया, इसलिए का नाम होगा 2 ब्रोमो एनिसॉल और दूसरे का नाम होगा 4 ब्रोमो एनिसॉल। और पुराने सिस्टम में लिखें तो ये ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल और पारा ब्रोमो एनिसॉल हो जाएगा। ठीक है। देन कम्स फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। दूसरा इसका रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज योर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, बी नंबर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो तरह का होता है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो अगर अल्काइलेशन करना है तो CH3Cl लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगेगा, एक पारा पोजीशन पर CH3 लगेगा। और इस बार टोल्विन विल बिकम द बेस कंपाउंड, तब इसका नाम होगा 2-मिथॉक्सीटोल्विन और इसका नाम होगा 4-मिथॉक्सीटोल्विन। और पारा वाला मोर स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसलिए वो मेजर कंपाउंड बनेगा। और यह हुआ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फ्राइडल क्राफ्ट अगर एसाइलेशन करेंगे तो हम लोग सिर्फ यहां पर चेंज कर देंगे रिएजेंट कर देंगे CH3COCl एसिड हेलाइड। CH3COCl अगर हम लोग ले लेंगे तो हम लोग का कंपाउंड बन जाएगा COCH3 और यहाँ पर हो जाएगा COCH3। अब इस पर बेस कंपाउंड हो गया एसिटोफिनोन, तो नाम हो जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है। और यहाँ एनहाइड्रस ये होगा। तो फ्राइडल क्राफ्ट ये एसाइलेशन, चूंकि एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया हमने इस पर, एसाइल ग्रुप। एक और तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नंबर सी में है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनिसॉल विल बी ट्रीटेड विथ ए मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क HNO3। कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा और पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा। और इसका कोई इस बार फिर वो क्या कहते हैं, एनिसॉल विल बी द बेस कंपाउंड। तो इसका नाम हो जाएगा 2-नाइट्रो एनिसॉल इसका, और इसका नाम हो जाएगा 4-नाइट्रो एनिसॉल। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ईथर, and with this we finish this chapter. Next day onwards we will be discussing aldehyde ketones etc.